नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा अध्यक्ष के चयन में हो रही देरी पर चुटकी लेते हुए कहा कि इसमें संघ का कोई रोल नहीं है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर हम तय करते तो इतना समय लगता क्या। भागवत ने साफ किया कि भाजपा अपने फैसले खुद लेती है और संघ केवल सुझाव देता है। उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ के बीच कोई झगड़ा नहीं है। कभी कभी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भरोसा हमेशा बना रहता है। भागवत ने बताया कि संघ का हर सरकार के साथ अच्छा तालमेल रहा है। सिर्फ भाजपा के साथ ही नहीं, बल्कि जो भी अच्छा काम करना चाहे संघ उसकी मदद करता है। भागवत ने यह भी कहा कि व्यवस्था में कुछ आंतरिक विरोधाभास होते हैं जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं, इसीलिए सुधार की जरूरत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ की शताब्दी समारोह में जनसंख्या को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत के हर नागरिक के 3 बच्चे होने चाहिए। भागवत ने कहा कि देश की नीति 2.1 बच्चे का औसत सुझाती है, लेकिन संतान 0.1 नहीं हो सकती, इसीलिए 3 बच्चे होना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, लेकिन 3 होना सभी को स्वीकार करना चाहिए। भागवत ने कहा कि जन्म दर हर जगह घट रही है। हिंदुओं की जन्म दर पहले से कम थी, अब और कम हो रही है, जबकि अन्य समुदायों की भी धीरे धीरे घट रही है। उन्होंने जोर दिया कि जनसंख्या संतुलित और पर्याप्त बनी रहनी चाहिए ताकि देश की जरूरतें पूरी हो सके। दिल्ली में 26 से 28 अगस्त तक चल रहे आरएसएस के विशेष समारोह में भागवत का यह बयान आया, जो संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी टैरिफ के बीच स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया है, लेकिन उनकी परिभाषा विवादों में है। मोदी का कहना है कि कोई भी उद्यम तब स्वदेशी है जब उसमें भारतीयों का पसीना लगा हो, चाहे निवेश डॉलर या पाउंड में क्यों ना हो। इसी तर्क से उन्होंने जापानी कंपनी सुजुकी को भी भारतीय बताया। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो हिंदुस्तान लीवर, बाटा, एप्पल और सैमसंग जैसे उत्पाद भी स्वदेशी माने जाएंगे। गांधी जी की स्वदेशी अवधारणा आत्मनिर्भर गांव और स्थानीय उत्पादन पर आधारित थी, लेकिन आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में संपूर्ण स्वदेशी संभव नहीं है। छोटे बड़े उद्योग भी विदेशी कलपुर्जों और कच्चे माल पर निर्भर हैं। आलोचकों का कहना है कि यह नई परिभाषा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इससे स्थानीय दुकानों पर दबाव बढ़ेगा और धार्मिक या सांस्कृतिक आधार पर बहिष्कार की प्रवृत्ति तेज हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत को विदेशी दबावों का मुकाबला करते हुए संतुलित व्यापार नीति अपनानी होगी, न कि अधूरी और अव्यावहारिक स्वदेशी की नई परिभाषा। अमेरिका द्वारा भारत से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगाने के बीच मोदी सरकार ने स्वदेशी और मेक इन इंडिया अपनाने की अपील की है। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पिछले 11 सालों में देश की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को तबाह कर दिया, वे अब स्वदेशी की बात कर रहे हैं। खेड़ा ने पूछा कि नोटबंदी और जीएसटी लागू करते समय क्या उन्हें स्वदेशी याद नहीं आया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने और एमएसएमई सेक्टर को बर्बाद करने वाली नीतियां बनाई, तब क्या उन्हें स्वदेशी याद नहीं था। भाजपा सरकार ने इस देश का मजाक बना दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार उद्योगपति गौतम अडानी को बचाने के लिए देश और किसानों के हितों से समझौता कर रही है। केजरीवाल ने अमेरिका में अडानी समूह पर लगे प्रतिभूति धोखाधड़ी और $265 मिलियन की रिश्वतखोरी के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी अमेरिका के सामने झुक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, ऐसे में हमें भी अमेरिकी आयात पर टैरिफ दोगुना कर 100% कर देना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने उल्टा अमेरिका से आयातित कपास पर 11% शुल्क हटा दिया। इससे अमेरिकी कपास सस्ता हो जाएगा और भारतीय किसानों को बड़ा नुकसान होगा। उनका कहना है कि इस फैसले से पंजाब, गुजरात, तेलंगाना और विदर्भ के किसान सबसे अधिक प्रभावित होंगे। केजरीवाल ने इसे किसानों के साथ विश्वासघात बताया और सभी राजनीतिक दलों व किसान संगठनों से इस मुद्दे को उठाने की अपील की। ट्रंप के टैरिफ के बीच मोदी सरकार ने कपास के शुल्क मुक्त आयात यानी ड्यूटी फ्री आयात की समय सीमा गुरुवार को 3 महीने के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी। ये कदम अमेरिका के 50% हाई टैरिफ के बाद लिया गया है। इससे पहले 18 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक कपास आयात पर शुल्क छूट की अनुमति दी थी। इस फैसले पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आलोचना की और कहा कि पिछले दिनों मोदी जी ने ट्रंप के दबाव में ये फैसला लिया है,
कि अमेरिका से जो कपास भारत आता है अभी तक उसमें 11% ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब ये 11% ड्यूटी हटा दी गई है और अब अमेरिका से आने वाली कपास पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ये देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अब जो अमेरिका से कपास आएगी वो भारत के किसानों के कपास से सस्ती होगी, तो भारत के किसान कहाँ जाएंगे और किसानों का कपास कौन खरीदेगा? भारत सरकार के कपास पर आयात शुल्क की छूट की अवधि बढ़ाने के फैसले का किसान संगठनों ने भी विरोध किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि यह कदम पहले से संकट झेल रहे कपास किसानों को और मुश्किल में डालेगा। संगठन का कहना है कि अमेरिका में किसानों को करीब 12% सब्सिडी मिलती है, जबकि भारत में यह केवल 2.37% है, जिससे भारतीय किसान कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे। किसान संगठनों ने सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को बेहद परेशान करने वाला और भारत के लिए वेकअप कॉल बताया है। उनका कहना है कि भारत को किसी एक देश पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए और व्यापार के नए रास्ते यूरोप, अफ्रीका और एशिया में तलाशने होंगे। राजन ने रूसी तेल आयात नीति पर भी पुनर्विचार करने की सलाह दी और कहा कि रिफाइनर मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन छोटे निर्यातक जैसे झींगा किसान और कपड़ा उद्योग भारी नुकसान झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी उपभोक्ता भी महंगे दाम चुकाएंगे। राजन ने चेताया कि आज व्यापार, निवेश और वित्त को हथियार बनाया जा रहा है, इसलिए भारत को अपने निर्यात बाजार और सप्लाई स्रोतों में विविधता लानी होगी। उन्होंने सुधारों और वैश्विक अवसरों का इस्तेमाल कर 8% से अधिक विकास और रोजगार सृजन की जरूरत पर भी जोर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी हमले में यूरोपीय संघ और ब्रिटिश काउंसिल के दफ्तर को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ब्रिटिश काउंसिल ने बताया कि उसका कार्यालय पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। इस हमले में 16 लोगों की मौत हुई, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस को कड़ा जवाब देने का ऐलान किया, जबकि कीव के मेयर ने एक दिन का शोक घोषित किया। वहीं ब्रिटेन ने रूस के राजदूत को तलब करने का निर्णय लिया है और विदेश मंत्री ने इस बात की पुष्टि की। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने रूस पर अंधाधुंध नागरिकों की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि वह शांति प्रयासों का मजाक बना रहा है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने सूमी, दोनेत्स्क, जापोरिजिया, निप्रोपेट्रोव्स्क, खेरसोन और खार्किव के क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, लेकिन कीव का नाम नहीं लिया। चुनाव आयोग ने बिहार में विवादों में घिरी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया पर अब पश्चिम बंगाल में लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने राज्य के अधिकारियों को मतदाता सूची संशोधन का काम तेजी और पारदर्शिता से करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि बिहार में इस प्रक्रिया के दौरान लाखों मतदाताओं के नाम हटाने और गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। विपक्ष ने इसे वोट चोरी बताया और कांग्रेस व RJD ने आंदोलन शुरू किया। अब बंगाल में भी यह मुद्दा गरमा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही इस प्रक्रिया का विरोध कर चुकी हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया और लोगों को सावधान रहने की अपील की। वहीं चुनाव आयोग ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे किसी भी हालत में अपने लॉगिन ID या OTP दूसरों से साझा न करें और केवल स्थायी सरकारी कर्मचारियों से ही IT सहायता लें। यह कदम हाल ही में 127 फर्जी वोटर पंजीकरण के मामले में 4 अधिकारियों और एक डेटा ऑपरेटर के निलंबन के बाद उठाया गया है। बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह निर्णय राजनीतिक विवाद को और तेज कर सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर कांग्रेस ने चुनावी धांधली का बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के बीच हरियाणा कांग्रेस ने कहा कि यह जनादेश जनता का नहीं बल्कि EVM की करामात है। 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में अप्रत्याशित रूप से भाजपा ने 90 में से 48 सीटें जीत ली, जबकि प्रदेश भर में जनता का आक्रोश भाजपा के खिलाफ दिखाई दे रहा था। कांग्रेस का कहना है कि मतगणना के दौरान आंकड़ों में बार बार बदलाव हुआ, नतीजों की सूचना देर से दी गई और पोस्टल बैलेट्स की गिनती पूरी नहीं की गई। कई प्रत्याशियों ने पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों में डुप्लीकेट वोट, फर्जी पते और एक ही मकान पर दर्ज कई वोट जैसी गड़बड़ियां मिली हैं। अब कांग्रेस इन सबूतों को इकट्ठा कर चुनाव आयोग के सामने रखने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा चुनाव की धांधलियों का जल्द ही पूरा खुलासा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने खुलासा किया है कि केंद्र सरकार ने कई बार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस S मुरलीधर का ट्रांसफर करने के लिए दबाव डाला था। लोकुर ने बताया कि उन्होंने और जस्टिस A की सीकरी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया,
लेकिन दोनों के रिटायरमेंट के बाद फरवरी 2020 में अचानक उनका ट्रांसफर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कर दिया गया। यह आदेश उसी रात आया जब जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस और सरकार की लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी करते हुए घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने और नेताओं के भड़काऊ भाषणों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। लोकुर ने कहा कि जजों के ट्रांसफर और नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ा है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.